बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुस्न अब्बास आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बिलाखिर अपनी एहतजाजी मूवमेंट को बाज़ाब्ता शुरू करने का ऐलान कर दिया है, फ़ैसला कर लिया है और 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद में अपना पहला जलसा करने जा रही है। इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से मैं कुछ मज़ीद डिटेल्स आप तक पहुँचाऊँगा। मौलाना फजल रहमान ने नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। एक और तरफ से गवर्नमेंट पे एक प्रेशर आ रहा है। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो शिकायत है उसके इजाले का दम हम मौजूदा हुकूमत में नहीं है, इसलिए फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएँ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ जिससे इस्टेबलिशमेंट दूर रहे। PTI के हवाले से भी मौलाना फजल रहमान ने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है उस पर। और मैं आपको बताऊँगा कि मौलाना फजल रहमान फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों डिस्टेंस रख रहे हैं, क्यों फ़ासला रख रहे हैं। बड़ी अहम एक इस पर ख़बर है। बाकी बात करेंगे फवाद चौधरी ने आज भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अपने अटैक पे रखा और मकसद इस सारी एक्टिविटी का क्या है। और बात करेंगे टैक्सेस के हवाले से। पाकिस्तान में ना एक रियासत दो कवानीन वाला मामला जो है वो चल पड़ा है और एक नहीं दो पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान का वो जो नारा इमरान खान ने लगाया था, मुझे अब जो है वो एक नहीं दो पाकिस्तान वाली सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर। हुआ यह जनाब की हुकूमत ने प्रॉपर्टी के ऊपर एक टैक्स लगाया है। मैं अगर प्रॉपर्टी बेचता हूँ तो मुझे उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई ब्यूरोक्रेट या कोई सर्विंग या रिटायर्ड फौजी अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचता है उसके ऊपर 1 रुपये का टैक्स भी नहीं होगा। एक रियासत में दो कवानीन पाकिस्तानी शहरियों के लिए कैसे हो सकते हैं? तो ये एक नहीं दो पाकिस्तान वाला काम हुकूमत ने किया है। ये मामला चैलेंज भी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और फिर इसके अलावा जनाब जो सैलरीड क्लास है, मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूँ परसों की वीडियो के अंदर के तकरीबन जिस बंदे की माहाना आमदन 8,30,000 से ज़ायद है उसके ऊपर 10% उसके टैक्स के ऊपर मज़ीद टैक्स लगा दिया गया। ये टैक्स के ऊपर भी टैक्स है। ये एक नया काम शुरू कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 10 रुपये मज़ीद बढ़ा दी गई। ये टैक्सों का बोझ है। 200 अरब के टैक्स हुकूमत ने जाते जाते आखिरी दिन में लगा दिए बजट मंजूरी से पहले, यानी 24 घंटों के अंदर अंदर। तो इस पर बात भी होगी। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि PTI जुलाई के पहले हफ्ते में एक एहतजाजी मूवमेंट शुरू करने जा रही है। आपको अच्छी तरह से मेरे वो अल्फाज याद होंगे। और अब 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी जुलाई के पहले हफ्ते में ही 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में अपना पहला जलसा इस एहतजाजी मूवमेंट के सिलसिले में करने का फ़ैसला किया है। और अभी तक तहरीक इंसाफ जब से इक़्तिदार से बाहर हुई है, मुझे इमरान खान ने आखिरी जलसा किया था इस्लामाबाद के अंदर ये परेड ग्राउंड में, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जलसा, कोई एक्टिविटी इस्लामाबाद के अंदर बड़े पैमाने पर नहीं कर सकेगी जो काबिल ज़िक्र हो। अब ये हुआ जनाब कि इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर एक जलसा प्लान किया था पिछले महीने, यानी जून के शुरू में ही, लेकिन वो फिर जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी, बल्कि जलसा रबात से भी आगे जाके अंदर करके जलसे की जगह दी गई थी। तो तहरीक इंसाफ ने कहा जी ये जगह सूटेबल नहीं है। तो फिर उसने जलसा तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में ना करने का फैसला किया था और वो जलसा फिर ले गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा के स्वात में। अब PTI ने 3 ऑप्शन दिए थे हुकूमत को कि या तो तरनोल में जलसा करने की इजाज़त दी जाए, यानी सबसे पहली तो जो तरजीह थी वो तो थी F9 पार्क की। F9 पार्क में दें, परेड ग्राउंड में दें या तरनोल के पास दें। तो हुकूमत ने, जो मेरी इत्तला है, इंतज़ामिया ने तरनोल के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए जगह देने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर से जवाब मांगा हुआ है, लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि तरनोल के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त, फ़ैसला हो चुका है कि इजाज़त दे दी जाए। कल इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इजाज़तनामा भी मिल जाए इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से। तो ये पहला जलसा होगा इस्लामाबाद के अंदर। देखते हैं कितना कामयाब पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, चूँकि इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजबूत कला है। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ ये कला है जनाब कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो हैं वो जीती हुई है। फॉर्म 45 के मुताबिक NA 46, 47, 48 तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हुई हैं। और इसलिए 100% रिजल्ट जहाँ तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद से लिया है। तो ये इस्लामाबाद के अंदर जो जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जनाब कि ये बहुत ही मैसिव जलसा, जो KP में PTI ने किया था पावर शो, अली बिन गन्नापुर के वज़ीर आला हैं, उससे भी बड़ा पावर शो जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर हुकूमत ने कोई हर्डल्स ना क्रिएट कर दी, कोई अगर मुश्किलात पैदा ना किए अगर, तो ये बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, एक हफ़्ता पहले इस जलसे से। बाकी मूवमेंट तो शुरू हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन मसाइल जो कि तू है पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 2 दिन जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जो मरकज़ी मजलिस शुरा उसका इजलास हुआ है और आज इजलास के अख्ताम पर मौलाना फजल रहमान ने मीडिया टॉक की।
और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। मैं मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू से क्रक्स आपको बताऊंगा कि मौलाना फजल रहमान क्यों इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक फ़ासला रखना चाहते हैं। वो पीटीआई के साथ अभी इंगेज उस तरह से यानी मिल के तहरीक चलाने वाले स्टेज पे नहीं जाना चाह रहे, बल्कि पीटीआई को सिर्फ इंगेज रखना चाह रहे हैं। हो ये रहा जनाब कि आज खैर मौलाना के पहले मैं आपको बयान सुनाता हूँ, फिर मैं आता हूँ उस तरफ के। मौलाना ने कहा कि एक तो उन्होंने कहा जी कि मुल्क में फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाए जाएँ, मौजूदा हुकूमत में शिकायत के अजाले के लिए दमखम नहीं है, और जो फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा मौलाना फजल रहमान ने किया है, वो कहते हैं कि धांधली ज़्यादा इंतखाबात थे, 8 फरवरी के इंतखाबात धांधली ज़्यादा थे, उसमें मैंडेट चोरी हुआ है, और अब जो इंतखाबात हो उसमें एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे, इंतखाबी अमल से दूर रहे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो संजीदा नौइयत के हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यकसुई का फुक़दान है। इस बात से मौलाना फजल रहमान की मैं 200% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यकसुई का बहुत ज़्यादा फुक़दान है। बहुत सारे धड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहे हैं। एक शिबली फराज का धड़ा है, एक शेर मरवत का धड़ा है, एक धड़ा जो है वो ये जो है क्या नाम है इनका हामिद खान साहब का धड़ा है। यानी कि बहुत सारे धड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे अहम सॉरी एक उनका भी है, आमिर डोगर साहब का धड़ा भी है। तो इन धड़ों में नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर का और इमरान खान का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। तो पीटीआई ये बात मानने को तैयार नहीं, लेकिन खान साहब ने धड़ेबंदी का नोटिस लिया है, ग्रुपिंग का नोटिस लिया हुआ है, और मंगल को खान साहब के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला लीडरशिप जब वो जाएगी तो खान साहब की तरफ से अगली डायरेक्शंस आएंगी, और न सिर्फ इस हवाले से बल्कि पार्टी के अगले सेक्रेटरी जनरल के हवाले से भी फैसला हो जाएगा। और इस सिलसिले में अब एक नाम जो ज़्यादा चल रहा है कि उमर अयूब का नाम अगर नहीं रहता, उमर अयूब अगर नहीं रहते सेक्रेटरी जनरल, वैसे कुछ कानूनी हिचेज़ एंड ग्लिचेस भी हैं। एक तो उसमें प्रोसीजर ही होता है जनाब कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूँकि इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट इंतखाबात पिछले को ना मानते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले इंतखाबात को नहीं माना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, और अभी तक वो मामला ज़ेर बहस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तनाज़ा बना हुआ है, एक्सेप्ट करने को इलेक्शन कमीशन तैयार ही नहीं है। और उसमें वैसे होता है कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो ऑटोमेटिकली वो बन जाता है सेक्रेटरी जनरल कायम मुकाम। तो अभी तक जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तो फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ में ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि कभी इम्कान इस बात का अब ज़ाहिर किया जा रहा है कि शिबली फराज या अली जफ़र साहब का नाम मैंने लिया था। एक तीसरा नाम भी जो है वो ज़्यादा फेवरेट्स में कंसिडर हो रहा है, वो नाम है आरिफ अलवी साहब का, कि आरिफ अलवी साहब को सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी तफवीज़ की जा सकती है। आरिफ अलवी साहब बड़े एक्टिव हैं आजकल, पंजाब की लीडरशिप के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बड़े क्लोजली कनेक्टेड हैं, पीटीआई के तमाम लीडरान के साथ ही बड़े क्लोजली वो कनेक्टेड हैं, और आजकल बड़ा एक्टिवली वो पार्टी के मामलात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इम्कान इस बात का है कि आरिफ अलवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया जाए। बाकी इसके अलावा जो मामलात हैं पार्टी के अंदर, उस पर यानी कि मंगल को जो है इस वाले से हतमी फैसला इमरान खान साहब की तरफ से हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान क्यों तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं, दूर रहना चाह रहे हैं फ़िलहाल, उस दूरी की सबसे अहम वजह यह कि मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ को इंगेज भी रख रहे हैं, लेकिन उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने के वाले से कोई फ़ैसला इसलिए नहीं कर पा रहे। वो जो कहते हैं ना कि मौलाना फजल रहमान ने कहा भी कि जी हामिद रज़ा ने भी हमारे ख़िलाफ़ बयान दिया कि मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तफ़ाक़ नहीं होना चाहिए। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा जी कि जो जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस शुरा है वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद के मामले को लेकर एक कोई हतमी राय कायम करने में दिक्कत का महसूस कर रही है। तो वो दिक्कत इसीलिए महसूस हो रही है, मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। मौलाना फजल रहमान को थोड़ा मिसट्रस्ट का मामला बिल्कुल है, वो कहते हैं कमेटी भी कोई नहीं बनाई, ये सब बातें जो है वो सानवी है। असल जो मामला है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान डायरेक्टली डील करना चाह रहे हैं इमरान खान के साथ, या तो मौलाना फजल रहमान की मुलाकात अगर हो जाती है इमरान खान के साथ तो उनसे वो कुछ गारंटीज़, कुछ यकीन दहानियाँ चाह रहे हैं मौलाना फजल रहमान, कुछ कमिटमेंट चाह रहे हैं कि कल को आप भी कहीं मुझे छोड़ तो नहीं जाएंगे, बुला तो नहीं देंगे, जिस तरह से पीडीएम के बाकी लोगों ने किया है। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान चाह रहे हैं कि इमरान खान एक दफ़ा जेल से बाहर आ जाए, उनके साथ मिलकर मुलाकात करके बैठ के चीज़ें लिख के तय करके फिर आगे बढ़ा जाए। एक वो मिसट्रस्ट जो है वो पाया जा रहा है पीटीआई के और मौलाना फजल रहमान के दरमियान। पहले भी वो पैगाम भेज चुके हैं इमरान खान साहब को कि जो इमरान खान साहब पार्टी में फ़ैसलों को वीटो कर देते, पूरी तहरीक इंसाफ के फ़ैसले एक तरफ, खान साहब के फ़ैसले एक तरफ। वो कहते हैं आज ये पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप जो है असद कैसर साहब के साथ एक डील कर दूँ, कल खान साहब उस डील को वीटो कर दें तो मेरे मुँह की मेरे पल्ले क्या रहेगा। इसलिए वो खान साहब के बाहर आने का वेट कर रहे हैं। वो पीटीआई को साफ जवाब भी नहीं दे रहे, इंगेज भी रख रहे हैं, लेकिन खुल के पीटीआई के साथ आ भी नहीं रहे। जिस दिन इमरान खान बाहर आए गए उस दिन मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का इत्तेहाद हो जाना है। बाकी
हुकूमत जो है उसने बड़े खौफनाक किस्म के टैक्सेस लगाए हैं। और एक तो टैक्स जनाब लगा है प्रॉपर्टी के ऊपर, इनकम टैक्स हुकूमत ने लगाया है। और ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम टैक्स लगाया गया है, इसमें हुकूमत ने यह किया जनाब के जो है ना अपना इनकम टैक्स, कोई भी पाकिस्तानी शहरी है वो प्रॉपर्टी अपनी बेचेगा तो वो टैक्स अदा करेगा। सिर्फ दो लोगों को जो है उस पर छूट दे दी गई है। एक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उन्हें छूट दे दी गई है कि वो प्रॉपर्टी बेच दें, उन्हें जनाब 1 रुपये का टैक्स भी नहीं देना। या कोई हाजिर सर्विस से रिटायर्ड फौजी अगर प्रॉपर्टी बेचता है तो उसे भी जनाब कोई टैक्स उससे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आपको पता है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का ज़्यादा जो लेन देन है, ख़रीदो फरोख्त है, वो DHA के अंदर होती है। तो अपनी फ़ौजी अफसरान पे और आपने सरकारी मुलाजमीन को एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो फिर आम लोगों से आप टैक्स ले रहे हैं। ये बिल्कुल भी एक एक्विटेबल अप्रोच नहीं है, ये बिल्कुल भी इंसाफ पर मबनी अप्रोच नहीं है। एक मुल्क में दो कवानीन वाला मामला है ये, और इसे जो है वो चैलेंज भी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चूँकि कभी इम्कान इस बात का नज़र आ भी रहा था कि ये मामला ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा, चूँकि एक मुल्क में दो कवानीन नहीं हो सकते दो मुख्तलिफ शहरियों के लिए। तो ये बेसिकली एक है सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान के नाम से एक ग्रुप है। मैंने पहली मरतबा इनका नाम सुना है, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर कर दी हुई है कि जनाब जो बजट के अंदर जो है वो ये कह रहे कि अनफेयर टैक्सेशन जो है वो की गई है, उस पर फाइनेंस बिल के अंदर अनफेयर टैक्सेशन के ख़िलाफ़ ऑलरेडी जो है वो एक पटिशन की जा चुकी है। सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान के नाम से एक ग्रुप है जिसने पटिशन ऑलरेडी कर दी हुई है। और यकीनी तौर पर यह बड़ी नाइंसाफ़ी है कि कुछ लोगों के लिए आपने इमारत दे दी हैं और कुछ को आपने नहीं दी। सैलरी तनख्वाह में इजाफा किसका हुआ है? सरकारी मुलाजमीन का। टैक्स पे छूट आपने किसे दी? सरकारी मुलाजमीन को। आम जो लोग हैं, जो प्राइवेट जो मुलाजमीन हैं, जो लोग अपनी ज़ाती जिनके बाकी मामलात हैं, छोटी मोटी नौकरी करके वो सेविंग्स करते हैं, मतलब मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, बहुत सारे और लोग जो प्राइवेट, मेजॉरिटी में लोग प्राइवेट जॉब ही करते हैं, उनको आपने रगड़े पे रगड़ा रखा हुआ है। तो ये बड़ी ज़्यादती है जनाब। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसको नोटिस का जो मुतालबा किया गया वो क्या करती है इसके ऊपर। और एक और मामला हुकूमत ने यह किया जनाब के जो सैलरीड क्लास है, जो प्राइवेट शोबा है, तो प्राइवेट शोबे तो उन्होंने ये काम किया जनाब के जिसकी तनख्वाह सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, यानी कि जिसकी माहाना तनख्वाह 8,30,000 रुपये से ज़ायद बनती है, उसके ऊपर टैक्स के ऊपर मजीद जो है वो 10% सरचार्ज लगा दिया गया, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। ये अजीब काम है कि आप पेंसिल खरीदेंगे, पेंसिल खरीदने पे आपने 10 रुपये टैक्स दिया, तो वो जो 10 रुपये आपने टैक्स दिया उस टैक्स के ऊपर भी आपने मजीद 1 रुपये टैक्स देना है। ये अजीब काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है और यहाँ पे हो भी रहा है। तो ये सारा मामला एक मजाक बन चुका है। मेरी नज़र में ये जो बजट बनाया गया है, हुकूमत कहती है कि इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, मैं इसे इस्तेहकाम नहीं, मैं इसे इस बजट को रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर एंड डिस्ट्रक्शन जो है वो इसे मानता हूँ कि एक आम आवाम की तो आप जो है वो बिल्कुल भुरकस निकाल देंगे। और बिजली गैस अभी मज़ीद महंगी होनी है, IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया हुआ है। तो जनाब ये जो बिल आएंगे ना आपके अगस्त में, अगस्त से असल जो है ना वो कहते हैं ना कि वो जो शुरू हो जाएगा एक पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी माहौल बन जाएगा। तो अगस्त से ऑनवर्ड जो है मुझे लगता है कि एक तहरीक जो है वो बड़े पैमाने पर मुल्क के अंदर शुरू हो सकती है, जिससे कंट्रोल करना शायद हुकूमत के लिए कोई इतना आसान काम ना हो। बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस की गुज़श्ता रोज़ जो समाअत की थी उसका हुक्मनामा जारी कर दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सर्विलेंस और शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम बाद नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं है। जो एजेंसीज करती हैं लोगों की टेलीफोन कॉल्स को टेप करती हैं, उनका वो दुरुस्त नहीं है। टेलीकॉम कंपनीज आइंदा समाअत तक यकीनी बनाए कि सर्विलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो। हुकूमत और PTA अदालत को बता चुके हैं कि किसी एजेंसी को सर्विलेंस की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी तौर पर टेलीकॉम कंपनीज का शहरियों के डेटा तक रसाई देना गैर आइनी है। यानी टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, टेलीकॉम कंपनी जो हैं, टेलकोज को पाबंद कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि आप आम शहरियों के डाटा तक किसी भी एजेंसी को एक्सेस नहीं देंगे। गलत बयानी पर PTA चेयरमैन और मेम्बरान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। टेलीकॉम ऑपरेटर से ख़त खिताबत की तफसील PTA सर मोहम्मद लिफाफे में जमा कराए। तो ये जनाब आज की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई अपडेट्स लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।